नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर डबल ए एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और आइए हम एक बार फिर पुनः मुलाकात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान कक्षा 10 लेसन नंबर फर्स्ट यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात हो रही है। इसमें हम अब तक पिछले चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा चुके हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेडाक्स अभिक्रिया तक बातें हो चुकी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग रेडाक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा और ऑक्सीकरण का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं आज इन्हीं टॉपिक पर। इसका नाम है कि दैनिक जीवन में हमारे प्रतिदिन के जो जीवन है उसमें उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण की बात अगर हम लोग करते हैं कि ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव किन किन चीज़ों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो टॉपिक है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज़, संक्षारण यानी कोरोशन। कोरोशन होता क्या है, तो हम इसमें देखें कई ठो हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती है। जैसे लोहे की जब कोई वस्तु होती है उस पर वायु और नमी के कारण धीरे धीरे जंग लग जाते हैं। और आप देखे होंगे चांदी जो होती है उस पर काली परत चढ़ जाती है, और जो तांबा होता है उस पर हरी परत चढ़ जाती है। तो जो जो धातुएं हैं यह वायु और नमी के जब संपर्क में आते हैं तो यह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और ये कैसे होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो परिभाषा है कि हमारे एग्जामिनेशन में कि संक्षारण क्या होता है, हो सकता है एक नंबर में आ जाए हमारे एग्जामिनेशन में। तो हम कहेंगे संक्षारण क्या होते हैं, जब कोई धातु वायु जब कोई धातु वायु नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो वह नष्ट होने लगते हैं। वायु के संपर्क में आते हैं तो वह नष्ट होने लगते हैं। या लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। जब कोई धातु अम्ल वायु या नमी के संपर्क में आते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल जो होंगे हमारे कौन कौन हो सकते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर क्या जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अगर लोहा है तो उसको हम वायु और नमी के जब संपर्क में रख देंगे तो उस पर जंग लगेगा, लोहे पर जंग लगना। जैसे हम लोग देखते हैं कि नदी के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं तो उसमें जो धातुएं प्रयोग की जाती है लोहा, उस पर गवर्नमेंट हर बार क्या करते हैं, इसको बार बार पेंट करवाते हैं। तो पेंट करने का आशय यह है कि जब वह धातु जो है वह वायु और नमी के संपर्क में जब डायरेक्ट नहीं आएंगे तो उस पर जंग नहीं लगेंगे, यानी वह खराब नहीं होंगे, उसका ह्रास नहीं होगा। ठीक, लोहे पर जंग लगना ये एक संक्षारण की क्रिया है।
दूसरी बात, चांदी का काली हो जाना या चांदी पर काली परत चढ़ना, चाहे जम जाना और जम जाना, चाहे जम जाते हैं, चांदी पर काली परत, चांदी पर काली परत जम जाना। अगला, तांबा पर हरी परत जम जाना, चाहे चढ़ जाना। जब कोई धातु वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आते हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं कुछ इस प्रकार हैं: लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबा पर हरी परत चढ़ना। ठीक, आगे बात करते हैं संक्षारण से कैसे हम लोग बच सकते हैं। संक्षारण से कैसे बचाव किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि लोहे की जब कोई वस्तु होती है तो वायु और नमी के जब संपर्क में जाती है तो धीरे धीरे वह उस पर जंग लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग लगने का जो कारण है वह वायु और नमी जब एक साथ जब लोहे पर जब क्रिया करते हैं तो उस पर जंग लग जाते हैं। तो हम यह बात कर सकते हैं कि संक्षारण से कैसे बच सकते हैं, इस धातु को हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सा उपाय करें कि यह संक्षारण से इसको बचाया जा सके। तो देखिएगा, संक्षारण से बचाने का उपाय जो है कुछ इस प्रकार है कि किसी एक धातु पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा देना। किसी एक धातु पर दूसरे धातु की परत से। दूसरी बात, धातु को पेंट करके हम बचा सकते हैं। धातु को पेंट करके बचाया जा सकता है। और हम कह सकते हैं धातु पर ग्रीस या तेल के लेपन से। बारिश के मौसम में आप लोग देखते हैं कि जब कोई बच्चा साइकिल लेकर घूमता है तो उसमें मडी वाटर लग जाते हैं, कीचड़ वाले पानी लग जाते हैं और वह धीरे धीरे उस पर संक्षारण लगने लगते हैं। तो उससे अगर हमको उस धातु को अगर संक्षारण से अगर बचाना है तो बस हम एक काम कर सकते हैं कि बारिश के मौसम में हम उस साइकिल जो है या लोहे की जो साइकिल है उस पर हम लोग तेल या फिर ग्रीस का लेपन कर दें, जिससे वह मडी वाटर है उस पर नहीं लगेंगे, कीचड़ वाले पानी उस पर नहीं लगेंगे। धातु पर ग्रीस या तेल लगाकर, ये जो हमारे पास जो कारण है, इस कारणों से हम क्या कर सकते हैं, धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत मतलब होते हैं चेंज कर दो, कुछ बदल दो। अगंधिता माने गंध को, यानी जो गंध को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। आपने बहुत बार नाम सुना होगा रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है। यानी जब कोई भोज्य पदार्थ, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, यह जब वायु के संपर्क में आते हैं तो यह इसके स्वाद और गंध में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं और इसी परिवर्तन को हम नाम दिए हैं क्या चीज़, विकृत गंधिता। आप लोग देखे होंगे गर्मी के मौसम में जो फूड्स होते हैं, भोजन होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो इसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, विकृत गंधिता। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, विकृत गंधिता के बारे में बात कर ले। विकृत गंधिता क्या होता है,
चलिए ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बात करें विकृत गंधिता की। जब कोई खाद्य, जब कोई वसायुक्त, जब कोई वसायुक्त वसायुक्त खाद्य, ऐसे लिख दो, जब कोई वसायुक्त या तैलीय, तेल से जो बने हो, जब कोई वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आती हैं, वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में वायु के संपर्क में आते हैं तो उसके स्वाद एवं गंध, स्वाद एवं गंध में बदलाव हो जाता है, बदलाव हो जाते हैं, हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। जब कोई वसा युक्त, मतलब जो घी होता है इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ये बता रहे हैं कि जब कोई वसा युक्त, जब कोई वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जब कोई वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आती हैं, वायु के जब संपर्क में आती हैं तो उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाते हैं, कुछ बदलाव हो जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या कर देते हैं, क्या चीज, विकृत गंधिता। जब कोई तैलीय, वसा एवं खाद्य जो पदार्थ होते हैं वायु के संपर्क में आते हैं तो उसके स्वाद एवं गंध में क्या हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता जो होते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो भोजन होते हैं बहुत जल्दी इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इससे बचने के लिए हम उस भोज्य पदार्थ को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर कोई ठंडा स्थान हो, और ठंडे स्थान पर रखकर उस भोजन को हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ समय तक बचा सकते हैं, या फिर हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं बचाने के लिए, या फिर हम लोग ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ देखते हैं जो पैकेट में बंद करके या फिर डिब्बा में यानी जार में बंद करके रखे जाते हैं, और उसको संक्षारण से बचाने के लिए उसके पैकेट में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो विकृत गंधिता से बचाने के जो उपाय होंगे यह हो सकते हैं, क्या चीज़, विकृत गंधिता से बचाने के जो उपाय होंगे, यानी इसके कुछ उदाहरण क्या होगा, भोजन, जब कोई भोज्य पदार्थ, जब कोई खाद्य पदार्थ जब कोई खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो स्वाद में बदलाव, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन। सेम वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, में परिवर्तन। चलिए देखिएगा, इसके जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये हो सकते हैं कि जब कोई भोज्य पदार्थ यानी कि जब कोई खाने वाला जो पदार्थ होते हैं वायु के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे इसके स्वाद और गंध निकल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। और इसके विकृत गंधिता को बचाने का क्या क्या उपाय हो सकता है, बचाने के जो उपाय होंगे ये हो सकते हैं कि खाद्य पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, किसी बंद पात्र में रख सकते हैं, और यानी कि
पैकेट में किसी खाद्य पदार्थ या सामग्री को, किसी खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस को निकालकर या उसमें ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस एक कम क्रियाशील है और खाद्य पदार्थ के अंदर जब पैकेट में रखा जाएगा तो खाद्य पदार्थ को अधिक दिनों तक प्रिजर्व करेंगे, यानी कि संरक्षित कर सकेंगे, और जिससे कि खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मल अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा देती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने के साथ साथ, चाहे संपन्न होने के साथ साथ पूर्ण होने के साथ साथ ऊष्मा प्रदान करती है। क्या देती है? ऊष्मा देती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने के साथ साथ या संपन्न होने के साथ साथ क्या देती है? ऊष्मा देती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके जो एग्जाम्पल हैं कुछ इस प्रकार से हैं। ऊष्माक्षेपी के उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऊष्माक्षेपी के उदाहरण, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, और यह जब जल के साथ में जब क्रिया करेगा तो साथ में आपको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ जो चूना होता है, पानी के साथ में जब क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, और साथ में क्या देते हैं? ऊष्मा। बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और साथ में ऊष्मा देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले चल रहे हैं, मीथेन गैस है, और जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और साथ में आपको मिलते हैं क्या चीज़? जल के मॉलिक्यूल्स। तो ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा छिपा होता है, जिसमें क्या होते हैं? ऊष्मा छिपे होते हैं, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें ऊष्मा छिपा होता है, जब पानी में हम लोग डाल देते हैं तो ऊष्मा क्या होती है? निकल जाती है। ऊष्माक्षेपी, इससे पता चलता है एक्सोथर्मल, जो बाहर निकालती है ऊष्मा को। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ में ऊष्मा देती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ऊष्मा छिपी थी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ ऊष्मा का दान करती है, ऊष्मा प्रदान करती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ में क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में उष्मा देते हैं। मेथिन गैस ऑक्सीजन साथ में क्रिया करके आपको दे देती है, मेथिन गैस जब ऑक्सीजन साथ में क्रिया करती है तो CO2 गैस और प्लस H2O देती है, ठीक है। अच्छा, उष्मा शोषी विक्रिया क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के साथ साथ, जिसे संपन्न होने के लिए या जिसे पूर्ण होने के लिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए, जिसे पूर्ण होने, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। सिंपल बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी विक्रिया। जो उष्मा का शोषण करेगा, उष्मा को सोखेगा, इसीलिए तो नाम रखा गया उष्मा शोषी विक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कार्बन जब 2 मोल H2O के साथ में जब क्रिया करते हैं और साथ में उष्मा भी जब दी जाती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं। कार्बन को जब हम लोग जल के साथ में क्रिया कराते हैं, कार्बन CARBN, कार्बन और H2O, कार्बन और H2O साथ में उष्मा लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में आपको क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन। क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन। तो आज के लिए हम आज के टॉपिक में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आइए एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था कि लेसन नंबर आपका जो फर्स्ट था रसायन विज्ञान कक्षा 10 के लेसन नंबर फर्स्ट, और हम लोग आज की जो बातें प्रारंभ किए हैं वो बातें थी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बात किए थे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के जो प्रभाव होते हैं हम लोग जानते हैं। सबसे पहले संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण का मतलब यही बात है कि जब कोई धातु वायु और नमी या अम्ल के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे वह नष्ट होने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। और संक्षारण से जो बचा होंगे वह धातु को पेंट करके या फिर एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाकर ग्रीस या तेल के माध्यम से, ठीक। दूसरी बात है, जैसे इसके जो उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत लग जाना, कापर पर हरे परत लग जाना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विकृत गंधिता, यानी कि विकृत मैंने चेंज होना, गंधिता मैंने गंध। जब कोई भोज्य पदार्थ या जब कोई खाद्य पदार्थ, वसायुक्त जब कोई खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग भोज्य पदार्थ को ठंडे स्थान पर रखेंगे, और जो ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो पैकेट में बंद किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस के बदले में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने के साथ साथ ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में जब क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऊष्मा देते हैं, ठीक। ऊष्मा शोषी विक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी विक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए, जिसे संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी विक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन और जल के साथ में क्रिया करेगा
और उष्मा दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो बस आज के लिए हमारे यही सेशन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।